जय हिंद दोस्तों, मैं सुधीर सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं कैरियर टाइम ऑनलाइन कोचिंग पर। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में यूनिवर्स का पार्ट 1 कॉस्मोगोनी देखा था और आज हम लोग जो है वो उसका पार्ट 2 कॉस्मोलॉजी पर चर्चा करते हैं। लेकिन उन बच्चों से हमारी गुजारिश है कि जिन बच्चों ने पहला वीडियो नहीं देखा है वो लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लें, तब पार्ट 2 को देखें, जिससे क्या उनका टॉपिक जो है और कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते हुए चलें, तो उससे हमें भी अच्छा लगेगा और आप भी बेहतर ढंग से जो है बिना कन्फ्यूजन के पढ़ते रहेंगे। चलिए आज हम लोग बात करते हैं। हम लोग आज कॉस्मोलॉजी पे चर्चा करते हैं और देखते हैं कि कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत हमें किन किन चीज़ों का अध्ययन करना है। तो पिछली बार हमने जब कॉस्मोगोनी की बात की थी उसमें 3 थ्योरी पढ़ी थी, बिग बैंग थ्योरी, कॉन्टिन्यूस क्रिएशन थ्योरी एंड पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। और आज हम लोग बात करते हैं कॉस्मोलॉजी। और कॉस्मोलॉजी में हम लोग जिसे हिंदी में कहते हैं ब्रह्मांड विज्ञान, और इसमें हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक इसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ खगोलीय पिंड। कुछ खगोलीय पिंड देखिएगा, खगोल अर्थात अंतरिक्ष में जितनी भी बेसिक ये जो पिंड वगैरह जो घूम रहे हैं वो कंपटीशन से उन पिंडों के बारे में क्या क्या पूछा जाता है उनको एक जगह पर इकट्ठा करके ये टॉपिक बनाया गया। ये आपके लिए सौभाग्य की बात है कि कैरियर टाइम ऑनलाइन कोचिंग में आपको चीज़ों को एक कॉन्सेप्चुअल पढ़ने को मिल रहा है, वरना आप कितनी भी किताबें ढूंढ लीजिएगा, ये टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं उन टॉपिक को इस तरीके से आपको एक जगह पे व्यवस्थित ढंग से नहीं मिलेगा कोई भी। तो ये आपके लिए अच्छी बात है, आप लोग इसे पढ़िएगा। देखिएगा कुछ खगोलीय पिंड, और जितने भी पिंड हैं जिन्हें हम अलग अलग पढ़ते हैं और हम लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि इन्हें किस टॉपिक के अंतर्गत रखें, तो उन टॉपिक को जो है वो हम लोग जो है उन पिंडों को इसके अंतर्गत रखेंगे, कुछ खगोलीय पिंड। और उसके बाद में नंबर 2 इस पर पढ़ेंगे तारों की अवस्थाएं। तारों की अवस्थाएं, ठीक है। कुछ खगोलीय पिंड जिसे कहेंगे सम सेलेस्टियल बॉडीज, सम सेलेस्टियल बॉडीज। और दूसरा होगा तारों की अवस्थाएं जिसे कहेंगे फेजेज ऑफ स्टार्स, फेजेज ऑफ स्टार्स। और तीसरा जो है टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे सौर मंडल, सौर मंडल की उत्पत्ति एवं विशेषताएं, विशेषताएं। और इसमें जो है वो हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम एंड यूनिक फीचर्स, यूनिक फीचर्स ऑफ सोलर सिस्टम, या इन्हें एक साथ में ही कह सकते थे ओरिजिन एंड यूनिक फीचर्स ऑफ सोलर सिस्टम, चाहे हम कह सकते हैं ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम एंड यूनिक फीचर्स ऑफ सोलर सिस्टम। इनकी चर्चा हम लोग करेंगे। और इसमें जो पहला टॉपिक है कुछ खगोलीय पिंड, तो अंतरिक्ष में खगोल में आकाशीय जो पिंड हैं वो कौन कौन से पिंड हैं जो हम लोगों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में मिल जाते हैं और हम लोगों के लिए वो बिल्कुल अलग लगते हैं, अद्भुत लगते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया गया, वो यहीं से ही क्वेश्चन बनते हैं। चलिए इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं कुछ खगोलीय पिंड, कुछ खगोलीय पिंड। कुछ खगोलीय पिंड पहला टॉपिक है आपका इसका। कॉस्मोलॉजी का पहला टॉपिक है कुछ खगोलीय पिंड, सम सेलेस्टियल बॉडीज।
और इस कुछ खगोलीय पिंड में हम लोग जो देखेंगे कि किन किन चीज़ों के बारे में, किन किन पिंडों के बारे में हमें पढ़ना है, उसकी बात हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, इसमें जो चीज़ें पढ़ेंगे उन्हें एक जगह पर लिख लेते हैं। नेबुला, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नाम भले ही नया हो, इसे हिंदी में निहारिका कहते हैं। अरोरा, जिसे अरोरा ही कहा जाता है। मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स, मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स। उल्का और उल्काश, उल्का और उल्काश। फिर हम लोग पढ़ेंगे अवान्तर ग्रह, एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड, अवान्तर ग्रह। और फिर कॉमेट्स, धूमकेतु। और लास्ट पढ़ेंगे गैलेक्सी। हालांकि और भी कई पिंड होते हैं, पल्सर है, क्वासर्स है, लेकिन जिनसे बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो यही पिंड, यही जो है टॉपिक है, और यही जो है वो बिंदु हैं इनके। नेबुला, जिसे निहारिका कहते हैं, अरोरा, मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स, उल्का और उल्काश्म, एस्टेरॉइड्स, अवान्तर ग्रह, कॉमेट्स, धूमकेतु, और गैलेक्सी, आकाश गंगा। तो चलिए हम लोग जो है सबसे पहले इसमें निहारिका की बात करेंगे। दोस्तों आप समझ रहे हैं हम लोग कहाँ से लेकर चले थे? ब्रह्मांड का अध्ययन, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स। और वो कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में, कॉस्मोगोनी, कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोगोनी को कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में, बिग बैंग, कॉन्टिन्यूअस एंड पल्सेटिंग। फिर कॉस्मोलॉजी को कितने भागों में हमने बांटा? 3 भागों में। पहले कुछ खगोलीय पिंड, तारे की अवस्थाएं, और फिर सौरमंडल। उसमें भी कुछ खगोलीय पिंड में सबसे पहले हम इन पिंडों की बात करते हैं, और उसमें सबसे पहले नेबुला की बात करेंगे, जिसे निहारिका कहा जाता है हिंदी में। और ये देखते हैं कि नेबुला है क्या, नेबुला है क्या। इन पर अगर आप लोगों ने एक बार नज़र डाल ली हो तो इन्हें हटा के अब हम लोग केवल नेबुला पे बात करते हैं, ठीक है। नेबुला क्या है? ये जितने भी ग्रह, तारे, उपग्रह जिन्हें हम देखते हैं, इन सभी ग्रह, तारे, उपग्रह, इनकी जो रचना है वो यहीं से होती है, नेबुला से। अच्छा, ये तारे, उपग्रह वगैरह ये काहे से बनते हैं? इनका सीधा सा उत्तर है, गैसों से बनते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ से नेबुला की डेफिनेशन निकलती है कि नेबुला क्या है। तो हम कहें कि नेबुला गैस और प्लस धूल कणों से मिलकर बना हुआ एक आकाशीय पिंड है, एक सेलेस्टियल बॉडीज। किससे मिलकर बना होता है? गैसेस और प्लस डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, इनसे मिलकर बना होता है। ये परिभाषा हो गई। नेबुला क्या है? नेबुला गैस और धूल कणों से मिलकर बना हुआ खगोलीय पिंड है, जिससे किसकी रचना होती है? जिससे तारे अर्थात स्टार्स, ग्रह अर्थात प्लैनेट, उपग्रह अर्थात सैटेलाइट, इनकी जो है वो रचना होती है। नेबुला से किसकी रचना होती है? तो तारे, ग्रह और उपग्रह, इनकी रचना होती है। नेबुला क्या है? गैस और धूल कणों से मिलकर बना हुआ पिंड है। नेबुला से किसकी रचना होती है? तारे, ग्रह और उपग्रह की रचना होती है। ये 2
क्वेश्चन जो है वो इनसे अच्छे खासे पूछे जाते हैं। एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि क्या नेबुला का अपना प्रकाश होता है? तो लोगों ने सोचा कि जब नेबुला से तारे का निर्माण होता है तो जाहिर सी बात है ये अपने आप प्रकाशित तो होगा ही होगा। नहीं, जैसे किसान बेटा है, उसका बेटा आईएएस बन गया तो इसका मतलब किसान जरूरी नहीं कि वो आईएएस है। मतलब नेबुला से तारे का निर्माण होता है, लेकिन नेबुला का अपना प्रकाश नहीं होता है। तारे का अपना प्रकाश होता है लेकिन नेबुला का अपना प्रकाश नहीं होता है। तो फिर ये कैसे चमकते हैं? ये समीपवर्ती जो है वो तारे वगैरह होते हैं, उनके प्रकाश से ये चमकते हैं, इनका स्वयं का अपना प्रकाश नहीं होता है। ये याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि अंतरिक्ष की सबसे हल्की नेबुला, अंतरिक्ष की सबसे हल्की नेबुला कौन सी है? सबसे हल्की नेबुला, एक क्वेश्चन एक बार आया था, तो याद रखिएगा अंतरिक्ष की सबसे हल्की नेबुला जिसका नाम है ओरियंस स्वार्ड। क्या नाम है? ओरियंस स्वार्ड। ये जो है वो सबसे हल्की नेबुला है मानी गई है। वैज्ञानिकों ने बताया कि अंतरिक्ष की सबसे हल्की नेबुला ओरियंस स्वार्ड है। ठीक है, ओरियंस स्वार्ड है। तो दोस्तों नेबुला को तो समझने में दिक्कत नहीं आई होगी कि गैस और धूल कणों से मिलकर नेबुला बनता है और नेबुला से तारे, ग्रह, उपग्रह का निर्माण होता है। और तीसरी चीज़ है कि अंतरिक्ष की सबसे हल्की नेबुला ओरियंस स्वार्ड है। और अब हम लोग बात करेंगे अरोरा की, कि भाई अरोरा क्या है। चलिए बात करते हैं अरोरा की। अरोरा, अरोरा क्या है? तो इसे समझने के लिए हम लोग पहले पृथ्वी को देखते हैं। ये पृथ्वी है, हमें पता है कि ये इसका नॉर्थ पोल बोला जाता है, उत्तरी ध्रुव बोला जाता है, और ये साउथ पोल अर्थात दक्षिणी ध्रुव बोला जाता है। ये उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, ये दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल। और इस पर जो है ये सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर, ठीक है, अर्थ है, अर्थ पर जो है वो सूर्य का प्रकाश पड़ता है। तो ये मध्यम भाग पे पड़ता ही अलग अध्ययन का विषय, लेकिन जब ध्रुवों पर पड़ता है, क्योंकि ये 23.5 डिग्री अक्ष जो है वो झुकी हुई है, तो ध्रुवों पर 6 महीने का दिन 6 महीने का रात होती है। तो जिस दौरान जब सूर्य का प्रकाश इन ध्रुवों पर पड़ता है तो ध्रुवों पर एक चादरनुमा आकृति बन जाती है, एक चादरनुमा आकृति बन जाती है, बड़ी सुंदर आकृति बनती है। प्रकाश की बड़ी सुंदर आकृति जो है वो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जो बनती है उसी को ही अरोरा कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? अरोरा कहा जाता है। हालांकि ये अरोरा जो है, ये जो पृथ्वी की परतें होती हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, उसके बाद में बहिर्मंडल, तो जो आयन मंडल की जो वान एलन बेल्ट होती है उसी में ही ये जो है आकृति बनती है। बहुत डीप में हम लोगों को नहीं जाना है, हमें बस ये समझना जरूरी है कि अरोरा क्या है, क्वेश्चन क्या इसमें पूछे जाते हैं, ये जरूर आप दिमाग में रखिएगा कि भाई क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि जो उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बनता है उसका नाम क्या है, और जो दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा बनता है उसका नाम क्या है। अरोरा क्यों बनता है? तो सोलर एक्टिविटी अर्थात सूर्य की किरणों के कारण बनता है। सूर्य की किरणों के कारण बनता है। सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती हैं? उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर। तो याद रखना, जो उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बनता है इस अरोरा को कहा जाता है बोरियालिस। क्या कहा जाता है? बोरियालिस। और जो दक्षिण ध्रुव पर अरोरा बनता है इसे कहा जाता है ऑस्ट्रालिस। क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रालिस। ठीक है, ये हो गया बोरियालिस और ये हो गया ऑस्ट्रालिस। ऑस्ट्रालिस।
तो अरोरा हम क्या कहेंगे? अरोरा क्या है? अरोरा एक ध्रुवीय प्रकाश है। अरोरा एक पोलर लाइट है। क्या है? पोलर लाइट, अर्थात ध्रुवीय प्रकाश है। और ये ध्रुवीय प्रकाश कहाँ बनता है? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर बनता है और दक्षिणी ध्रुव पर बनता है। उत्तरी ध्रुव पर बनने वाली पोलर लाइट बोरियालिस कहलाती है और दक्षिणी ध्रुव पर पड़ने वाली पोलर लाइट ऑस्ट्रालिस कहलाती है। तो कोई दिक्कत तो नहीं आपको? समझ रहे हैं कि नेबुला क्या होगा? गैस और धूल कणों से युक्त खगोलीय पिंड अरोरा का नेबुला कहलाता है और नेबुला से तारे, ग्रह और उपग्रह की रचना होती है। अरोरा क्या है? अरोरा एक ध्रुवीय प्रकाश है जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर बनता है। उत्तरी ध्रुव पर बनने वाला अरोरा बोरियालिस कहलाता है और दक्षिण ध्रुव पर बनने वाला अरोरा ऑस्ट्रालिस कहलाता है। तो ये हमने अरोरा और नेबुला की बात की है। और अब हम लोग जो है वो बात करते हैं उल्का और उल्कास्म की। उल्का और उल्कास्म की ये जितने भी कॉन्सेप्ट हम आपको बताते जा रहे हैं, इन्हें बहुत ही कूल माइंड से आप लोग करते रहिएगा। आप लोगों को अच्छी तरीके से जो है एक बार अगर समझ में आ गए, बहुत ही सरलीकरण है, अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं। और ये आपके कंपटीशन की जो बेसिक एक नींव है, उस नींव का काम करते हैं। ये आपके जो कॉमन कॉन्सेप्ट हैं, ये साइंस का जो है फिजिक्स वगैरह को पढ़ने से पहले भी यूनिवर्स को पढ़ा जाता है और इसी यूनिवर्स को जो है ज्योग्राफी में भी जो है वो पढ़ा जाता है और करंट के भी क्वेश्चन इससे काफ़ी बनते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा अरोरा, अब हम लोग पढ़ेंगे उल्का और उल्कास्म। उल्का और उल्कास्म, जिसे कहा जाता है मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स। बहुत जगह पे मीटियोराइट्स भी मिलता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स। इसमें देखिएगा उल्का और उल्कास्म क्या है। अपनी पृथ्वी पर कुछ क्षण के लिए कुछ ऐसे बाहरी जो हैं कुछ तारीय मलबा यहाँ पर आते हैं और प्रदीप्त होते हैं, जलते हुए दिखाई देते हैं क्षण भर के लिए, वो उल्का या उल्कास्म कहलाते हैं। ये एक नॉर्मल जानकारी होगी। कई फिल्मों में हम लोगों ने देखा होगा कि उसमें नायक नायिका से या नायिका नायक से कहती है देखो तारा टूट रहा है और कोई भी विश मांग लो, अपनी कोई इच्छा मांग लो। लेकिन क्या वास्तव में अगर तारा टूटे और पृथ्वी पे गिरे तो तारे बहुत कई गुना बड़े होते हैं, तो पता लगा कि पृथ्वी का तो नामो निशान भी नहीं मिलेगा। हो सकता है कभी किसी समय में तारे रहे हों और उनका मलबा जो है वो अंतरिक्ष में घूम रहा है, वो मलबा पृथ्वी के क्षेत्र में चला आता है और उसके घर्षण और उसके आयन मंडल की गर्मी के कारण जब वो इंटरिंग करता है तो वो जलने लगता है और जलता हुआ वो जब तक पृथ्वी के धरातल पर गिरता है तो रास्ते में नष्ट हो जाता है। वो उल्का और जो गिर जाता है गड्ढे बना देता है, वो उल्कास्म कहलाता है। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। ये देखिएगा, इसे समझने के लिए, उल्का और उल्कास्म को समझने के लिए एक बात थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझ लें। देखिएगा ये सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं वो ग्रह हैं। उस ग्रह में पहला ग्रह जो है ये कहलाता है बुध, जो दूसरा ग्रह है ये कहलाता है शुक्र अर्थात वीनस, जो तीसरा ग्रह है ये कहलाता है पृथ्वी अर्थात अर्थ, और ये चौथा ग्रह है ये कहलाता है मंगल अर्थात मार्स। ये है मरकरी, ये कहलाता है वीनस, ये कहलाता है अर्थ और ये कहलाता है मार्स। और मार्स के बाद में जो
सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ये कहलाता है बृहस्पति। ये कहलाता है बृहस्पति अर्थात जुपिटर। क्या कहलाता है? जुपिटर। तो ये मंगल, ये बृहस्पति, इन दोनों ग्रहों के बीच में बहुत समय से एक तारीय मलबा इनके बीच में घूम रहा, ये कहलाता है तारीय मलबा। मतलब कवाड़ टाइप का है, कोई तारा, कोई ग्रह वगैरह ऐसे रहे होंगे जो धूमकेतु वगैरह, जो उनको कभी टूट के और इनके खंड खंड होकर यह मंगल और बृहस्पति के बीच में घूम रहे हैं, जिन्हें तारीय मलबा या स्टेलर डेब्रिज कहा जाता है। स्टेलर डेब्रिज कहा जाता है। अब इसमें ये देखिएगा, जो स्टेलर डेब्रिज हैं, यह तारीय मलबा जो कहलाता है, ये इसके बीच का, ये मंगल बृहस्पति के बीच में हमेशा रहता है। लेकिन जब ये तारीय मलबा, अब ये जैसे हमने ये सीध में बनाए हैं ग्रह, ये हमेशा तो सीध में रहते नहीं हैं, ये तो हमने एक आदर्शात्मक रूप से बनाए हैं। हो सकता हो मंगल यहाँ पे हो सकता हो मंगल यहाँ पे हो। मान लीजिएगा ये मंगल उठकर यहाँ पे चल रहा है, ये इस तरीके से सूर्य के चारों चक्कर लगा रहा है। अब जरा देखिएगा, बृहस्पति के सामने कौन आ गया? पृथ्वी आ गई। पृथ्वी के सामने कौन है? बृहस्पति है। और इनके बीच में ये क्या है? इनके बीच में जो है ये तारीय मलबा है। क्या है? तारीय मलबा है। अब ये तारीय मलबा चूंकि मंगल है नहीं, तो पृथ्वी की एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है यहाँ पे, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और प्लस जो है वो यहाँ पर जब तारीय मलबा इसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खिंचता है, तो ये याद रखिएगा, जैसा हमें ग्रह दिख रहा है, ये ग्रह ही, इसके चारों ओर कुछ परतें भी हैं, इसका वायुमंडल है, इसके चारों ओर 4 परतें हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी केवल हम इतना जान लें कि इसके पृथ्वी के चारों ओर 4 जो हैं वो परतें हैं। पहली परत क्षोभ मंडल कहलाती है, दूसरी परत जो है समताप मंडल अर्थात स्ट्रेटोस्फेयर कहलाती है, स्फीयर कहलाती है, और तीसरी आयन मंडल कहलाती है। ये जो तीसरी परत होती है ये बहुत ही खतरनाक होती है, बहुत ही गर्म होती है। लगभग 2003 में कल्पना चावला जो 6 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ आ रही थी, तो इसी परत को पार कर रही थी, शटल में थोड़ा सा छेद रह गया था और उसमें यहाँ की जो है वो अग्नि उसमें एंट्रिंग कर गए, पूरा शटल जो है क्षण भर में जलकर राख हो गया। अर्थात पूरे अंतरिक्ष से घूमा और पृथ्वी पर आने से पहले ही उनका शटल जलकर राख हो गया। ये वाली जो तीसरी परत है ये बहुत ही गर्म है, बहुत ही उष्ण है। अब यहाँ का जो ये तारीय मलबा है, जब इसमें एंट्रिंग करता है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से खिंच तो जाता है अंदर, लेकिन ये तीसरी परत में ये एंट्रिंग करता है तो एक तो यहाँ की उष्णता गर्मी, और दूसरे घर्षण के कारण यहाँ का जो मलबा है ये तुरंत ही जो है वो जलने लगता है। क्या करने लगता है? जलने लगता है, ज्वलित हो जाता है। अब ये मलबा जलकर अगर रास्ते में ही नष्ट हो गया तो वो कहलाता है उल्का। क्या कहलाएगा? उल्का। और अगर ये ज़्यादा भारी हुआ तो ये पृथ्वी पे गिर जाता है, गिरकर लगभग गड्ढा सा बना देता है, वो कहलाता है उल्कास्म। अर्थात समझिएगा, अगर इसके वायुमंडल के अंदर कोई पिंड एंट्रिंग किया और रास्ते में ही जलकर, अगर रास्ते में ये जला और फिर नष्ट हो गया, तो इसका मतलब है कि वो कहलाएगा उल्का। क्या कहलाएगा? उल्का। और अगर ये पिंड ये धरातल पर गिर गया इस तरीके से, और धरातल पर गिरकर इसने गड्ढा सा बना लिया, तो ये कहलाएगा उल्कास्म। क्या कहलाएगा? उल्कास्म, मीटियोराइट्स। तो आप समझ गए कि ज़्यादातर तारीय मलबा जो होते हैं वो मंगल और बृहस्पति ग्रह की जो कक्षाओं के बीच में, उनके बीच में जो तारीय मलबा घूम रहा है, वो मलबा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बल से एंट्रिंग करता है और रास्ते में जलने लगता है। जो रास्ते में जलकर नष्ट हो जाता है वो उल्का, और जो गिर जाता है वो कहलाता है उल्कास्म अर्थात मीटियोराइट्स। ऐसा नहीं कि केवल यहीं से ही
कभी कभी धूमकेतु वगैरह जाते हैं तो उनके पार्टिकल्स वगैरह भी इंटरिंग कर जाते हैं। बाकी और भी कुछ ऐसे पिंड हैं, कुछ ऐसी गैसेस वगैरह के कुछ पार्टिकल हैं, कुछ ऐसे टूटे हुए कुछ खंड वगैरह हैं, वो इंटरिंग करते हैं तो वो भी जलकर नष्ट हो जाते हैं। तो लेकिन जो बड़ा स्रोत माना गया वो मंगल और बृहस्पति के बीच में ये माना गया। तो आप उल्का उल्कास्म को समझने में दिक्कत तो नहीं हो रही। अर्थात ये ऐसे पिंड होते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, जो पृथ्वी के घर्षण बल के कारण जो है जलने लगते हैं, रास्ते में जो जलकर नष्ट हो गए वो उल्का कहलाएंगे। जो गिर गए और पूरी तरीके से नष्ट नहीं हो पाए वो उल्कास्म, उल्का प्लस अस्म, उल्का का जो अवशेष बचा वो उल्कास्म कहलाता है, मीटियोराइट्स कहलाता है, वो कहलाते हैं। तो आप समझ गए ना कि इनको जो है कि किस तरीके से हमने डिफाइन किया। ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स और जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में ये जो है वो स्टेलर डेब्रिज अर्थात तारीय मलबा है। जब मंगल नहीं होता है तो इनका जो डेब्रिज होता है वो इधर इंटरिंग करता है और जलने लगता है। रास्ते में जला उल्का और गिर गया तो उल्कास्म। इस तरीके से हमने मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स को पढ़ा। और अगला हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है अवांतर ग्रह। क्या नाम है? अवांतर ग्रह। अर्थात तो समझने के लिए इस फिगर की अभी ज़रूरत पड़ेगी। देखते हैं अवांतर ग्रह। अवांतर ग्रह, एस्टेरॉइड्स। इसी फिगर को हम दोबारा जो है वो देख लेते हैं। इस फिगर से हमें इसे समझने में बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलेगी। देखिएगा, पहला ग्रह हमने बताया था बुध ग्रह है, दूसरा शुक्र ग्रह है, तीसरा पृथ्वी है, और यहाँ पे फिर से हम बना लेते हैं ये मंगल ग्रह है अर्थात मार्स प्लेनेट है। और मार्स प्लेनेट और जुपिटर प्लेनेट के बीच में ये तारीय मलबा है। ये तारीय मलबा अर्थात स्टेलर डेब्रिज है। यही तारीय मलबा, यही आपका जो तारीय मलबा है जब अपनी बेसिक जगह पर रहता है, कहाँ रहता है? अपनी बेसिक जगह पर। ये देखिएगा मंगल और बृहस्पति के बीच में ये रहता है। जब इसने यहाँ पे एंटरिंग किया तो उल्का या उल्कास्म हो गया, लेकिन जब ये अपनी ही जगह पर है तो इसी को ही कहेंगे अवांतर ग्रह। आप समझ रहे हैं? जब आप अपने घर में हैं तो आप अपने पिता के बेटे हैं, बहन के भाई हैं, पड़ोसियों के दोस्त हैं, लेकिन जब आप अब यहाँ पे हैं, हमारे सामने हैं, तो स्टूडेंट हैं। जब आप घर से कोचिंग के लिए आए हैं, कोचिंग पढ़ रहे हैं, तो आप इस समय क्या है? स्टूडेंट हैं। और जब वहाँ से हटे तो आप घर के लिए फिर क्या हो गए? बेटा हो गए, भाई हो गए। समझिएगा कि ये अपने घर में है तो ये अवांतर ग्रह कहलाते हैं। और जब ये निकल कर जब पृथ्वी के वायुमंडल में आ गए तो यही उल्का और उल्कास्म बन गए। तो समझिएगा सेम टू सेम बात वही है, लेकिन इनको जब हम इस अवस्था में, इनकी खुद की अवस्था में अध्ययन करेंगे तो यही अवांतर ग्रह अर्थात यही एस्टेरॉइड कहलाएंगे। और इन्हीं अवांतर ग्रह को क्षुद्र ग्रह भी कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह मतलब केवल ग्रह जैसे है मलबा, लेकिन ग्रहों से कोई कम नहीं, काफ़ी बड़े। सीरीज प्लस बेस्टा वगैरह कई ऐसे यहाँ पर देखे गए जिनकी आकार जो काफ़ी बड़ा है, लेकिन फिर भी ये मलबा ही बोला जाएगा, एस्टेरॉइड बोला जाएगा, क्षुद्र ग्रह बोले जाएंगे। और इंग्लिश में हम जानते ही नहीं, एस्टेरॉइड कहते हैं। तो आप समझ गए कि उल्कास्म में तब बनेंगे जब ये बाहर निकलेंगे और पृथ्वी के वायुमंडल में जाएंगे, और जब अपने स्थान पर रहेंगे तब ये जो है वो अवांतर ग्रह या क्षुद्र ग्रह कहलाएंगे। ये दोनों जो डेफिनेशन है वो हम लोग इसी जो है वो फिगर से समझ गए। और उसके बाद में अब हम लोग पढ़ेंगे कॉमेट्स अर्थात धूमकेतु क्या है। तो धूमकेतु भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो है वो टॉपिक है आपका, और कंपटीशन के हिसाब से भी काफ़ी जो है वो महत्वपूर्ण है। तो उसे आप लोग जो है देख लीजिएगा। इसे हम हटा देते हैं, और जितने भी टॉपिक आपको जो है अभी जो बताए गए हैं, जिन पर चर्चा की गई है, इनका हमेशा रिवाइज जरूर करिएगा, इनका मनन करिएगा।
इनके फिगर यूट्यूब वगैरह पे इनके बारे में जो है कि इन्हें मतलब रियलाइज लाइव देखा करिए, जिससे आपके और भी अच्छे कॉन्सेप्ट बनेंगे। लेकिन ये है कि हमें जो बेसिक थ्योरी, कभी भी कोई भी चीज़ देखिएगा पढ़िएगा, उससे अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन के पर्पस से ही पढ़िएगा। पता लगे कि हमारे क्वेश्चन 2-3 बन रहे हैं और आपने 2-3 महीने लगा दिए कि अब हम इसके बारे में पूरा विशेषज्ञ बनना है, तो विशेषज्ञ बनकर कंपटीशन क्रॉस नहीं की जाएगी। हमें सामान्यज्ञ बनकर ही कंपटीशन क्रॉस कर सकते हैं। हमें बहुत ज़्यादा विशेष में नहीं, लेकिन हाँ, हमें हर चीज़ के बारे में अच्छी जानकारी अगर होगी, वही जीएस को हिंदी में कहा जाता है जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन। तो सामान्य जानकारी होना हमारे लिए आवश्यक है। बहुत विशेष जो जानकारी है वो स्पेशलाइज्ड, जो अपना पीएचडी और नेट क्वालिफाई या अपना स्पेशली कोई रिसर्च वगैरह करें, उनके लिए सही है। आप लोगों को सामान्य जानकारी होनी ज़्यादा आवश्यक है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, अब हम लोग धूमकेतु की बात करते हैं। ये धूमकेतु क्या है, जिसे इंग्लिश में हम लोग कॉमेट कहते हैं, कॉमेट्स कहते हैं, ठीक है, कॉमेट्स। धूमकेतु, धूमकेतु क्या है? धूमकेतु एक भ्रमणशील, अंतरिक्ष में घूमने वाला एक भ्रमणशील खगोलीय पिंड है, मतलब सेलेस्टियल बॉडीज है। घूमने वाला, अंतरिक्ष में घूमता रहता है। अब अंतरिक्ष, धूमकेतु के बारे में हमने जब देखा है कि हाँ ये अंतरिक्ष में घूमने वाला खगोलीय पिंड है, तो हम ये देखेंगे कि धूमकेतु आखिर क्या उसका आकार होता है, क्योंकि उसके आकार से एक क्वेश्चन बनता है बहुत ज़्यादा। इसकी पूंछ होती है, पूछा जाता है कि इसकी लंबी पूंछ का कारण क्या है। तो जरा हम उसके आकार को समझ लें तो हमारा क्वेश्चन का जो है आंसर खुद मिल जाएगा। वैसे इसकी पूंछ वगैरह नहीं होती है, इसका क्या होता है, इसका जो केंद्रीय भाग होता है वो ठोस चट्टानी पदार्थों का बना होता है। कैसा बना होता है? ठोस चट्टानी पदार्थों का बना होता है, रॉकी मटेरियल्स का बना होता है। इसके चारों ओर जो होते हैं वो पार्टिकल्स होते हैं, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह इसके पार्टिकल्स होते हैं। उनके ऊपर ये पार्टिकल्स जो है लगातार फिर और भी गैसीय कण वगैरह इसके चारों ओर इस तरीके से ये बिखरे रहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हम तो गोलाई में बना रहे हैं, और आप देख रहे हो कि अभी हम कह रहे थे कि इसकी एक पूंछ होती है। तो बेसिक तौर पे अगर धूमकेतु अपनी जगह पे रुक जाए, हमने यहाँ पे कहा भ्रमणशील, अगर ये घूमना बंद कर दे तो उसकी जो रियल जो है वो फिगर ऐसा ही होता है, गोल होता है। क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो केंद्र की ओर जो है, जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल निहित होता है, तो पार्टिकल हमेशा इकट्ठे होकर उसके चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं। पृथ्वी गोल क्यों है? उसका एटमॉस्फेयर भी गोल टाइप से दिखाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है जो उसके चारों ओर के पार्टिकल्स को क्या है, अपनी ओर खींचे हुए है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि इसका आकार जो है वो इसी टाइप से ही। अब जरा इसे एकदम दौड़ाना शुरू करें, जैसे आपके हाथ में, आपको स्थिर अवस्था में छोड़ेगा, एक हाथ में खूब लंबा सा कपड़ा आपके हाथ में दे दे और ये कह दें कि अब आप दौड़िएगा। जब आप दौड़ेंगे तो जो कपड़ा जो नीचे था स्थिर अवस्था में, क्या होगा, वो पीछे को अपने आप ही उड़ने लगेगा। जितनी तेज दौड़ेंगे वो कपड़ा जो है पीछे की ओर लहराने लगेगा। ऐसा होगा कि नहीं? क्यों होगा? आपकी तीव्र गति के कारण वो कपड़ा जो है वो पीछे की ओर लहराने लगा। बच्चे गाँवों में आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे पतंग वगैरह नहीं उड़ाते हैं, तब भी वो पतंग वगैरह एक धागे में बांध के और भागते हैं। जब वो भागते हैं तो पतंग पीछे को ऐसा करके उड़ने लगती है। क्या कारण है? उसकी तीव्र गति कारण है। यहाँ पे ये देखिएगा, ये तीव्र गति से जैसे ये इधर को, मान लीजिएगा कि ये इधर को गति कर रहा है, अब जैसे इधर को ये भागा, वैसे इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ये पीछे की ओर जो है ऐसे करके लहराने लगते हैं, पीछे की ओर चल जाने लगते हैं। अब पीछे की ओर जाते हुए ये बहुत लंबी सी पूंछ बना लेते हैं, बहुत लंबी सी पूंछ बना लेते हैं। और इस लंबी सी पूंछ होने के कारण इस धूमकेतु को पुच्छल तारा भी कहा जाता है, पूंछ वाला तारा।
पुच्छल तारा, टेलिंग स्टार भी कहा जाता है। क्वेश्चन क्या आता है कि धूमकेतु की लंबी पूंछ का कारण क्या है? तो याद रखना, जो लंबी पूंछ होती है इसकी, उसका कारण होता है, लंबी पूंछ का कारण होता है उसकी तीव्र गति, फास्ट स्पीड। लंबी पूंछ का कारण उसकी तीव्र गति। ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ था कंपटीशन पे। एक बार तो पीसीएस में पूछा गया था कि धूमकेतु की लंबी पूंछ होने का कारण क्या है? तो धूमकेतु की लंबी पूंछ होने का कारण जो है वो उसकी बहुत ही तीव्र गति है। ये तो एक क्वेश्चन बना। दूसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट इससे दो क्वेश्चन और बने हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। पहला क्वेश्चन ये बनाता कि ये धूमकेतु जो हैं, ये तो काफ़ी संख्या में होंगे, लेकिन वैज्ञानिकों ने कुछ धूमकेतु की जो है वो खोज की है। अब खोज के नाम पर जिन धूमकेतु की उन्होंने खोज की है, उनका अपने नाम पर उन्होंने नामकरण कर दिया, उनका अपने नाम पर उन्होंने नामकरण कर दिया है। ऐसे ही दो धूमकेतु हम आपको बताते हैं जो कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं। और वो दो धूमकेतु जो हैं, वो एक तो जो है वो हेली का धूमकेतु पूछा जाता है और एक शूमेकर लेविनाइन। एक हेली का धूमकेतु और दूसरा शूमेकर लेविनाइन। शूमेकर लेविनाइन, शूमेकर लेविनाइन, ये दो धूमकेतु जो है वो बहुत पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है? अब ये तो पता ही है कि इनके वैज्ञानिकों ने जैसे नाम खोजा है उन्हीं के नाम पर इनके नाम पड़ गए। क्वेश्चन क्या आता है, इनकी विशेषताएं क्या हैं, इस धूमकेतु की क्या विशेषता है और इस धूमकेतु की क्या विशेषता है। जो हेली का धूमकेतु है, इसकी विशेषता ये है कि ये धूमकेतु पृथ्वी से प्रत्येक 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। पृथ्वी से प्रत्येक 76 वर्ष बाद क्या होता है? दिखाई देता है, दृष्टिगोचर होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये संभवतः 1982 में देखा गया था। अब आप लगा लीजिएगा कि 76 वर्ष बाद कितना बनेगा। तो ये हमने देखा कि प्रत्येक 76 वर्ष बाद जो है ये हेली का धूमकेतु पृथ्वी से दिखाई देता है। ये पूछा गया था क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा धूमकेतु कॉमेट्स है जो पृथ्वी से 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, उसका नाम है हेली का धूमकेतु। दूसरा क्वेश्चन शूमेकर लेविनाइन कॉमेट से बना था। ये क्या था? शूमेकर लेविनाइन, इसके साथ बड़ी ट्रेजेडी घटित हुई थी। क्या ट्रेजेडी घटित हुई थी? एक ग्रह है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जिसका नाम है जुपिटर। क्या नाम है? जुपिटर, अर्थात बृहस्पति। ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका ये नॉर्थ पोल कहलाता है और नीचे वाला साउथ पोल कहलाता है। शूमेकर लेविनाइन ये जो कॉमेट्स हम आपको बता रहे हैं, इसके साथ ट्रेजेडी ये घटी कि ये बृहस्पति ग्रह के दक्षिणी ध्रुव से टकरा गया। अच्छा हुआ कि ये इसी से टकराया, क्योंकि ये तो बहुत सबसे बड़ा ग्रह है सौर मंडल का। और किसी ग्रह से बुध वगैरह से टकराता तो शायद बुध की ही जो है वो अस्तित्व समाप्त हो जाता। लेकिन ये टकराया जुपिटर से। जुपिटर जो है सबसे बड़ा प्लेनेट है। जब शूमेकर लेविनाइन बृहस्पति ग्रह के दक्षिणी ध्रुव से टकराया तो टकराने के बाद ये 21 खंडों में बट गया। कौन? शूमेकर लेविनाइन। खंड खंड हो गया। 2-3 बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा धूमकेतु बृहस्पति ग्रह के दक्षिणी ध्रुव से टकराया था, उसका नाम है शूमेकर लेविनाइन। एक बार पूछा गया था कि शूमेकर लेविनाइन सौर मंडल के किस ग्रह से टकराकर 21 भागों में बट गया था, तो उसका नाम है जुपिटर प्लेनेट। तो हमने कॉमेट्स से जितने क्वेश्चन बनते हैं, पहला क्वेश्चन कि जो है धूमकेतु क्या है? धूमकेतु अंतरिक्ष में घूमने फिरने वाला, भ्रमणशील करने वाला एक खगोलीय पिंड है। दूसरा क्वेश्चन हमने बताया कि धूमकेतु की लंबी पूंछ का कारण क्या है, तो उसकी जो है वो तीव्र गति, उसकी लंबी पूंछ का, फास्ट स्पीड उसकी लंबी पूंछ का कारण है।
तीसरा हमने बताया कि हेली का धूमकेतु कितने वर्ष बाद पृथ्वी से दिखाई पड़ता है, तो हेली का धूमकेतु जो है पृथ्वी से 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। और चौथा क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है कि कौन सा कॉमेट, कौन सा धूमकेतु बृहस्पति ग्रह के दक्षिणी ध्रुव से साउथ पोल से टकराया था, उसका नाम है शूमेकर लेविन। और कितने खंडों में बटा था? ये 21 खंडों में बट गया था। तो हमने सबसे पहले नेबुला पढ़ा, गैस और धूल कणों से मिलता है, तारे उपग्रह बनते हैं। फिर हमने अरोरा पढ़ा। अरोरा क्या है? एक ध्रुवीय प्रकाश है, पोलर लाइट है, जो पृथ्वी के नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर एक चादरनुमा आकृति बनाती है। नॉर्थ पोल पर बोरियालिस, साउथ पोल पर ऑस्ट्रालिस। फिर हमने उल्का और उल्कास, मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स पढ़ा। हमने कहा कि जो तारीय मलबा पृथ्वी की वायुमंडल में इंटरिंग करता है, प्रवेश करता है, जो रास्ते में जल गया वो क्या कहलाएगा? उल्का कहलाएगा। और जो नहीं जल पाया पूरी तरह से, धरातल पर गिर गया, वो उल्कास्म कहलाएगा। फिर हमने अवांतर ग्रह एस्टेरॉइड पढ़ा, तो हमने उसमें देखा कि जो मंगल बृहस्पति के बीच का जो तारीय मलबा है वो एस्टेरॉइड या अवांतर ग्रह कहलाता है। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि धूमकेतु, तो धूमकेतु के बारे में भी चर्चा हुई। और इसका लास्ट कुछ खगोलीय पिंड का जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ते हैं गैलेक्सी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है और उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि गैलेक्सी क्या है। ठीक है, तो धूमकेतु के बाद अब हम लोग गैलेक्सी के बारे में बात करते हैं। गैलेक्सी जिसे आकाशगंगा कहा जाता है, आकाश गंगा। जाहिर सी बात है, जब भी हम कभी कोई चीज़ पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसकी परिभाषा कि क्या है, तो प्रश्न यहाँ पे भी उठना जाहिर सी बात है, उचित है कि आकाशगंगा क्या है, इसकी डेफिनेशन हम लोग क्या देंगे। तो इसका सीधा सा उत्तर है, सीधी सी परिभाषा है कि अनगिनत तारों का समूह, अनगिनत तारों का समूह आकाशगंगा कहलाता है। आकाशगंगा कहलाता है। ठीक है, द ग्रुप ऑफ काउंटलेस स्टार्स इज कॉल्ड गैलेक्सी। तो अनगिनत तारों का समूह, एक वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में लगभग 10 की पावर 10 10 टू द पावर 10 गैलेक्सी मानी गई हैं। अर्थात लगभग 10,000 मिलियन गैलेक्सी जो हैं वो हमारे ब्रह्मांड में है। और एक गैलेक्सी में लगभग 10 की घात 10 टू द पावर 11 जो हैं वो स्टार्स हैं। आप समझ रहे हैं, ये केवल एक अनुमान है। अर्थात 1,00,000 मिलियन तारे हैं। 1,00,000 मिलियन जो हैं वो लगभग क्या हैं? तारे हैं। कभी ने 100 अरब तारा, 100 अरब गैलेक्सी इस तरीके से बताया गया। इन्हें केवल एक अनुमान लगाया जा सकता है। अर्थात इन्हें कहीं ना कहीं यही कहेंगे कि सीधे कि हाँ भाई, अनगिनत तारों का समूह जो है वो गैलेक्सी कहलाएगा। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि भाई इसका आकार क्या है, गैलेक्सी का आकार क्या है। तो याद रखना, जो कुछ गैलेक्सी जो हैं, कुछ गैलेक्सी गोलाकार होती है। कैसी होती है? गोलाकार, इस तरीके से, जिन्हें कहा जाता है स्फेरिकल। स्फेरिकल। कुछ गैलेक्सी जो हैं वो होती हैं दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार आप लोग समझ रहे हैं? दीर्घवृत्ताकार का मतलब है एलिप्टिकल। एलिप्टिकल।
अर्थात अंडाकार आकृति, ये दीर्घवृत्ताकार होते हैं। कुछ गैलेक्सी जो हैं वो विषम रूप होती हैं, मतलब जिनका कोई निश्चित आकृति नहीं होती हैं, कैसे भी इस तरीके से कैसे भी बना दीजिए। और कुछ आकृति वाली जो गैलेक्सी होती हैं वो सर्पिलाकार होती हैं, इस तरीके से हमने जो है वो गैलेक्सी के कई रूप देखे हैं, गोलाकार, दीर्घवृत्ताकार, विषम रूप, सर्पिलाकार। विषम रूप मतलब एमॉर्फस कहा जाता है इसे, और सर्पिलाकार को स्पाइरल कहा जाता है, स्पाइरल कहा जाएगा। प्रश्न ये उठता है कि जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं, उस गैलेक्सी का नाम क्या है और उसकी आकृति कैसी है। तो याद रखिएगा, हम लोग जिस गैलेक्सी में रहते हैं वो गैलेक्सी सर्पिलाकार है। कैसी है? सर्पिलाकार है। हमारी गैलेक्सी कैसी है? सर्पिलाकार है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा हमारी गैलेक्सी सर्पिलाकार है, स्पाइरल है। दूसरा प्रश्न ये उठता था कि हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, नेम क्या है हमारी गैलेक्सी का। तो हमारी गैलेक्सी का नाम मंदाकिनी है। क्या नाम है? मंदाकिनी है। मंदाकिनी। लेकिन एक बार क्वेश्चन आया था कि हमारे गैलेक्सी का नाम क्या है, उसमें मंदाकिनी ऑप्शन ही नहीं था। उसमें एक ऑप्शन दुग्ध मेखला करके था, जिसे इंग्लिश में मिल्की वे कहा जाता है। तो देखिएगा, हम लोग रात्रि के समय देखेंगे आकाश में एक दूधिया कलर की एक सफ़ेद पट्टी सी दिखाई देती है तारों की, जिसे दुग्ध मेखला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुग्ध मेखला। तो जो पट्टी दिखाई देती है दुग्ध मेखला अर्थात जो है, उसी को ही मिल्की वे भी कहा जाता है। दुग्ध मेखला रात्रि के समय तारों की सफ़ेद कलर की सुबह जो है वो ऊपर पट्टी दिखाई देती है, उसे दुग्ध मेखला या मिल्की वे भी कहा जाता है। मिल्की वे भी कहा जाता है। इसका मतलब आप समझ रहे कि हमारी गैलेक्सी को मंदाकिनी भी कहा जाता है, और अगर मंदाकिनी ऑप्शन ना हो तो उसे मिल्की वे भी कहा जाता है। ये आप लोग समझिएगा, नहीं तो जो है कभी कभार क्या होता है कि जिसे मिल्की वे पता है तो वो मंदाकिनी नाम, जो मंदाकिनी पता है तो वो कहता है कि कन्फ्यूजन, नहीं मिल्की वे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो है वो दूधिया कलर की जो है अर्थात वाइटनेस ली हुई जो पट्टी ऊपर दिखती है, उसके कारण उसे जो दुग्ध मेखला कहा जाता है। लेकिन गैलेक्सी यही है, कौन सी? मंदाकिनी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये हमने जो है वो देखा है। अब इसमें एक क्वेश्चन और उठता है जो कि हमने आपको शुरुआत में बताया है, आप लोग भी जानते होंगे। जब वैज्ञानिक जब धीरे धीरे जब खोजबीन जारी हुई तो उसमें सबसे पहले पृथ्वी जो सामने दिखा उसी को ही वैज्ञानिक अध्ययन बना लिया। वैज्ञानिकों ने कहा कि पृथ्वी केंद्र में है और सब कुछ चीज़ें उसके चारों ओर घूम रही हैं, उसे जियोसेंट्रिक कहा गया। बाद में फिर देखा कि थोड़ा रिसर्च बढ़ा तो कहा कि अरे सूर्य केंद्र में है, बाकी चीज़ें चारों ओर घूम रही हैं। लेकिन बाद में पता चला कि सूर्य भी हमारी गैलेक्सी के एक किनारे पर है, और इस सूर्य के भी जो है वो चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। अर्थात सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, बल्कि सूर्य जो है वो एक जो आकाश गंगा है उसके केंद्र के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। मतलब ये थ्योरी भी कहीं ना कहीं जो है वो अपनी बात से
किनारे हो गई, जिसमें ये कहा गया था कि सूर्य जो है ब्रह्मांड का केंद्र है। अब वो ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, क्योंकि सूर्य खुद में ही अब केंद्र नहीं है, सूर्य खुद एक केंद्र के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अब वो केंद्र क्या है? वो हमारी मंदाकिनी अर्थात मिल्की वे, मंदाकिनी आकाशगंगा के जो है केंद्र के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अच्छा, आपको ये पता होगा कि जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है तो उसमें टाइम लगता है 1 वर्ष। उपग्रह चंद्रमा पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है तो उसमें लगभग 1 महीने का टाइम लगता है। लेकिन ये सूर्य जो देख रहे हैं वो अपने केंद्र के चारों अर्थात इस गैलेक्सी के केंद्र के चारों चक्कर लगाता है। इसे मतलब जो सूर्य है वो इसके चारों ओर जो चक्कर लगाता है, सूर्य इसके चारों ओर, किसके चारों ओर? मंदाकिनी के चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है, इस चक्कर लगाने में अर्थात इस परिक्रमा को करने में लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। 25 करोड़ वर्ष जो है सूर्य को लगते हैं मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाने में लगा समय। और इस 25 करोड़ वर्ष को कहा जाता है एक ब्रह्मांडीय वर्ष अर्थात 1 कॉस्मिक ईयर। इसे कहा जाता है 1 कॉस्मिक ईयर। अब आप समझ के 1 कॉस्मिक ईयर किसे कहेंगे? सूर्य के द्वारा मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर की गई परिक्रमा का काल जो है वो कहलाएगा 1 ब्रह्मांडीय वर्ष। 1 ब्रह्मांडीय वर्ष बराबर 25 करोड़ वर्ष लगभग। और कितनी गति से? 250 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जो है वो सूर्य गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो इस तरह हम लोगों ने इसे गैलेक्सी को देखा, हमने उसकी परिभाषा जानी, ग्रुप ऑफ स्टार्स, फिर हमने उसकी जो है वो आकृति देखी स्पाइरल, फिर हमने उसका नाम देखा मंदाकिनी और मिल्की वे, फिर हमने उसमें सूर्य का जो 1 कॉस्मिक ईयर की बात की। इस तरीके से जितने गैलेक्सी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। चलिए आज हम लोग यहीं पे रखते हैं और आगे जो तारों की अवस्थाओं की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।